नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो प्यारे मित्रों, इस श्रृंखला में अपने चल रही थी राजस्थान हिस्ट्री और हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे अपन मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश में अपनी जो चल रही थी वो चल रही थी रावण शाखा। कौन सी? रावण शाखा। और इस रावण शाखा के बारे में अपन ने बात की थी कि इसका जो प्रथम शासक था, रावण शाखा का प्रथम शासक था वो कौन सा? रावण क्षेम सिंह। कौन सा? रावण क्षेम सिंह। और यहां से थोड़ी सी बात करें कि और बात देखी थी कि रावण शाखा का अंतिम शासक, रावण शाखा का अंतिम शासक वो आपका कौन सा था? रावण रतन सिंह। कौन सा? रावण रतन सिंह। तो इस श्रृंखला के अंदर प्यारे मित्रों आज अपना जो शासक रहेगा वो रहेगा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और इनका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1302 से लेके 1303 तक। ठीक है प्यारे मित्रों, अब यहां से बात करें इनके बारे में, रावल रतन सिंह जी के बारे में, तो इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आती हैं। उनमें सबसे पहले बात कर ले अपन कि ये जो अपना प्यारे मित्रों भारत था, ये अपना जो भारत था, इसमें बात करें कि भारत के अंदर ये इधर आपका पड़ता है कौन सा? श्रीलंका। इधर कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका। इधर जो यहां पे पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर, उस क्षेत्र का नाम है मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। अब यहां से बात करें अपन कि तत्कालीन समय में उस जमाने के अंदर जबकि अपन बात कर रहे हैं तो वहां पे आपके मेवाड़ के शासक कौन है? मेवाड़ के शासक है रावण रतन सिंह। रावण रतन सिंह। और इन्हीं के समय, तत्कालीन समय में जो श्रीलंका के अंदर एक राजा है, शासक है, इस शासक का नाम है गंधर्व सेन। कौन सा? गंधर्व सेन। और बात करें इस राजा के बारे में कि इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था चंपावती। इस शासक की पत्नी का क्या नाम है? पत्नी है चंपावती। चंपावती। और बात करें इसके बारे में, किसके एक पुत्री है और पुत्री का नाम है रानी पद्मिनी। यानी पद्मिनी नाम किसकी क्या है? एक लड़की है जो काफी बेहद खूबसूरत है। क्या है? बेहद खूबसूरत है। अब यह जो थोड़ी सी अपन बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों, ये जो अपन को जानकारी मिलती है, जानकारी ये एक ग्रंथ में मिलती है। और ग्रंथ जिसका नाम आपका कौन सा? यानी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। कौन सी? यानी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और इस मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। कौन सा? पद्मावत नामक ग्रंथ है जो आपका 1540 के अंदर लिखा गया। अब यहां से देखो कि यह ग्रंथ आपका लिखा गया है 1540 के अंदर, लेकिन इधर जो आपका राजा आ रहा कौन सा? रतन सिंह, इसका शासनकाल कितना है? 1302 से लेके 1303 तक। यानी ये बाद में लिखा गया। यानी ये जितनी भी बातें मित्रों अपन बात अब करने वाले हैं ये काल्पनिक है। ये क्या बातें हैं? काल्पनिक बातें हैं जिनकी जानकारी मिलती है अपन को कौन से ग्रंथ में? यानी पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलती है। अब इसमें ऐसा बताया गया है कि रावल रतन सिंह जी थे, इनके पहले एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था नागमती। पत्नी का क्या नाम था? नागमती। और जब नागमती का और आपके रतन सिंह जी का ब्याह होता है, उस समय इनके साथ में जो नागमती जी का भाई होता है वो इनके साथ में आता है भाई, है ना? लड़की की बजाय लड़का आता है ना? इस लड़के का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? इस नागमती का भाई आता कौन सा? राघव चेतन। ठीक है, ये साथ में आता है। आने के बाद में एक बार मामला ऐसा होता है कि रावल रतन सिंह जी आपके मेवाड़ के अंदर थे और इधर जो रानी पद्मिनी होती है या पद्मिनी नाम की राजकुमारी होती है श्रीलंका या सिंगल द्वीप की। अब यहां से अपन थोड़ी सी बात करें कि इस रानी पद्मिनी के पास, किसके पास? रानी पद्मिनी के पास एक तोता होता है, तोता, जिसका नाम है हीरामन तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता। और ये हीरामन तोता क्या करता था? मनुष्यों की बोली बोलता था। किनकी? ये हीरामन तोता मनुष्यों की भाषा बोलता था।
तो एक दिन क्या होता है, इस हीरामन तोते की जो तोती होती है वो उड़ के चली जाती है, और जाने के बाद में विरह वेदना में कौन सा पड़ जाता आपका हीरामन तोता। और ये हीरामन तोता रानी पद्मिनी के पास से उड़ के और जिस जगह पे आता है उस जगह का नाम आपका कौन सा, एक अभयारण्य पड़ता है राजस्थान में जिसका नाम है गागरोन अभयारण्य। कौन सा, गागरोन अभयारण्य। और ये गागरोन अभयारण्य पड़ता है आपका कहां पे, झालावाड़ में। किसमें आ जाता है, झालावाड़ में। अब जैसे ही ये तोता यहाँ पे आता है तो यहाँ का जो चौकीदार होता है उसको पता चलता है कि एक तोता आ रखा है और ये तोता मनुष्य की भाषा बोलता है। तो ये चौकीदार क्या करता है, इस तोते को लेके अपने जो सरदार थे, अपने शासक थे, और शासक का क्या नाम था, राहुल रतन सिंह जी थे, इनका बर्थडे आ गया था। क्या आ गया था, इनका बर्थडे आ गया था। तो बर्थडे पे गिफ्ट लेके चले गए चौकीदार, और ले जाके किसको दे दिया, रतन सिंह को। और रतन सिंह को बोला कि एक अविश्वसनीय तोता है जो आपके मनुष्य की भाषा बोलता। अब एक दिन सुबह सुबह का समय था, और सुबह उठते भाई साहब तोता राहुल रतन सिंह को बोले गुड मॉर्निंग, दोपहर होते बोले गुड आफ्टरनून, और दोपहर के बाद में शाम होते बोले गुड इवनिंग, और ऐसे बोलते गुड नाइट। ऐसे भाई साहब रेगुलर बोलने लग गया। रतन सिंह ने बोला कि भाई साहब बड़ा गजब का तोता है, ये तो भाई साहब अलार्म सेट करने की आवश्यकता नहीं रखता, खुद ही बोल जाता है। अब जैसे जैसे समय निकला, और निकलने के बाद में एक दिन क्या हुआ था कि ये रतन सिंह की पत्नी थी कौन सी आपकी, नागमती। ये नागमती अच्छे से नहा धो के आती है और अच्छे से सेंट वगैरह लगा के आती है प्यारे मित्रों। और आने के बाद में जैसे ही रतन सिंह बोलते हैं और देखते हैं, और देखने के बाद में रतन सिंह जी बोलते कि भाई साहब आप तो क्या ही लग रहे हो। क्या बोलता है नागमती को, आज तो क्या ही लग रहे हो, ऐसी बात बोलते इधर से तोता बोलते हैं। और तोता बोलता है कि आज तो कछु नहीं लग रही। क्या बोलता है, कछु नहीं लग रही। और लगने वाली तो संसार में एक ही लड़की है, एक ही राजकुमारी है जो आपकी कहां पे बैठी है, सिंगल द्वीप में बैठी है। किसमें बैठी है, सिंगल द्वीप में बैठी है। अब ऐसी बात बोलते राहुल रतन सिंह जी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आना ही था क्योंकि इनकी पत्नी थी नागमती ने बोला ये सब बावड़ा तोता कहां से पकड़ के लेके आए हो जो भाई साहब खुलेआम में बेइज्जती करता है, इतनी बेइज्जती किसको सहन हो सुबह सुबह ही। तो भाई साहब जैसे ये बात बोली, और राहुल रतन सिंह जी ने बोला तोते को कि सही बता, तू जो मेरी पत्नी की बुराई कर रहा है तो मेरे को बता कि संसार में सबसे सुंदर ऐसी राजकुमारी कहां पे है। तो तोता बोलता है कि भाई साहब एक पानी के अंदर द्वीप है, उस द्वीप पे जिसका नाम है सिंगल द्वीप, और वहां की एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मिनी। क्या नाम है, पद्मिनी। वो इतनी सुंदर है, वो इतनी सुंदर है कि जब पानी पीती है, क्या पीती है, जब पानी पीती है तो पानी गले में से दिखता है। किसमें से दिखता है, पानी गले में से दिखता है। जब वो चाय पीती है, चाय गले में से दिखती है। जब वो वैसा आपकी छाछ पीती है तो छाछ किसमें से दिखती है, गले में से दिखती है। रतन सिंह ने बोला कि वैसा इम्पॉसिबल, ऐसा तो कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बावड़े तेरे को पता नहीं है तोते कि पानी एक रंगहीन पदार्थ है तो कैसे दिख सकता है। तोते ने बोला कि देखो होगा तो होगा, आपकी साइंस में कुछ भी होगा, लेकिन अपने तो पानी दिखता है भाई साहब, गले में से तो दिखता है, बात ऐसी। और अगर नहीं दिखे तो मैं मेरे तोते की कसम कहता हूं कि जहां पे भी वो उड़ के गई है वो मर जाए, और उसके बाद में सता मैं भी हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। और अगर मेरी बात पे आपको थोड़ा सा भी भरोसा है तो एक बार आप मेरे साथ चलो और मैं आपको दिखा दूंगा कि वास्तव में इससे ज्यादा सुंदर कौन है। वो आपकी महिला, वो आपकी राजकुमारी जिसका क्या नाम है, पद्मिनी। अब इस तोते की बात पे आपके राहुल रतन सिंह जी शुरू हो जाते हैं जाने के लिए, और अपने कुछ सरदारों को अपने साथ में लेते हैं और मेवाड़ से रवाना हो गए। और किसके लिए, सिंगल द्वीप के लिए। अब जैसे भाई साहब सिंगल द्वीप तक पहुंचने की कोई छोटी मोटी थी नहीं, पहले से एरोप्लेन तो थे नहीं कि यहां से बैठे मेवाड़ से और 2 घंटे में कहां पे लैंड हो गए, सिंगल द्वीप में। ऐसा कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे समय, घोड़ों पे बैठ के गए, समय लगा था, और समय लगते लगते भाई साहब जैसे सिंगल द्वीप तक पहुंचे, और पहुंचते पहुंचते बाबा जी बढ़ गए वहां तक, क्योंकि बड़ी बड़ी जटा हो गए, बड़े बड़े बाढ़ हो गए, क्योंकि बीच में से सैलून की दुकानें पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब जैसे इतना मामला हुआ, और होने के बाद में जैसे वहां पे पहुंचे सिंगल द्वीप, और पहुंचने के बाद में राहुल रतन सिंह जी ने बड़ी बड़ी जटा कर रखी थी। सावन का महीना था। कौन सा महीना, सावन का महीना। वही झूले झूल रहे थे, झूले लगे हुए थे, और वहां पे अपना जो टारगेट बनाया रतन सिंह जी ने, वो बनाया यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था। किसका, शिव जी का मंदिर था। इस मंदिर में वैसा विश्राम स्थली या अपना जो रुकने का स्थान किसने बना लिया, राहुल रतन सिंह ने। अब उधर से वैसा रेगुलर शिव जी की महाभक्ति, वो कौन सी आपकी, पद्मिनी। ये रेगुलर भगवान शंकर की पूजा करने आए, आराधना करने आए, और इस आराधना में वैसा इतनी तल्लीन थी है कि इसको भगवान शंकर के अलावा कछु भी नहीं दिखे।
अब जैसे ये बात धीरे धीरे देखते देखते राहुल रतन सिंह जी रेगुलर देखे, और देखने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि राहुल रतन सिंह जी से रहा नहीं गया और वो चले गए भाई किसके सामने, रानी पद्मिनी के सामने। किसके सामने? रानी पद्मिनी के सामने चले गए, और जाने के बाद में इनको एक बात बोली, और बात इस प्रकार बोली कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। क्या बोला? कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुमको चुन लिया, तू भी मेरे को चुन। अब जैसे ये बात बोली और छोरी भाई साहब गुस्से में आ गए। किस में आ गए? गुस्से में आ गए। और गुस्से में आके देखी कि भाई साहब ऐसा कौन सा तेजस्वी आदमी है, ऐसा कौन सा ओजस्वी आदमी है, ऐसा कौन सा कर्मठ आदमी है जिसने मेरे को क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया। इसने भाई साहब ये बात जाके अपने पापा को बोल दी। किसको बोल दी? अपने डैडी को बोल दी। और डैडी कौन से? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन ने बोला कि भाई दरबार में लाया जाए। ऐसी गुस्ताखी किसने कर दी? जैसे रतन सिंह जी को दरबार में लाया गया, रतन सिंह जी ने बताया कि देखो बात ऐसी है, मैं बहुत दूर से आया हूं, और मैं आया हूं पद्मिनी के लिए, और मैं आया हूं राजस्थान से। किससे आया हूं? राजस्थान में रियासत पड़ती है मेवाड़, वहां से आया हूं। अब जैसे ये मेवाड़ का नाम सुना, और नाम सुनते ही भाई साहब गंधर्व सेन जी आपके रतन सिंह जी के पैरों में आड़े पड़ गए कि अगर बात ऐसी थी आपकी कि जहां पे वीर योद्धाओं वाली बात आती है, उस क्षेत्र से आप आए हो, तो पहले दिन आते ही बता देते महाराज हम तो इतना आपसे कष्ट करवाते नहीं, पहले दिन हम छोरे का ब्याह करवा के आपके साथ भेज देते। ठीक। इन्होंने बोला कि बात अभी भी कुछ नहीं बिगड़ी है, अभी भी करवा के भेज दो, और मेरे को आपकी छोरी बेहद पसंद है। अब ऐसा होने के बाद में आपके रतन सिंह जी और रानी पद्मिनी का विवाह होता है, और विवाह के बाद में वो जो आपकी डाइजे की लड़कियां भेजी जाती है, उनकी जगह यहाँ पे भी लड़के भेजे गए, क्योंकि परंपरा में रतन सिंह जी की पत्नियों के साथ लड़के आ रहे हैं। उधर तो नागमती के साथ कौन आया था? राघव चेतन। ठीक है मित्रों, अब यही से बात करें कि जब आपके रतन सिंह जी सिंगल द्वीप की तरफ आए थे, तब आपके नागमती का वियोग मिलता है। किसका? नागमती का वियोग मिलता है, जिसे आप 12 मासा के नाम से जानते हो कि नागमती का सावन में कैसा हाल हुआ, भाद्रपद में कैसा हुआ, चैत्र में कैसा हुआ। तो ये 12 मासा के अंदर जानकारी किसकी मिलती है? आपके नागमती की जानकारी मिलती है। अब जैसे आते हैं और शादी ब्याह के बाद में इनके साथ में 2 सैनिक भेजते हैं। एक तो आपका कौन सा? गोरा। एक तो कौन सा आता है? गोरा आता है। एक कौन सा आता है? बादल आता है। तो बहुत बार इनका पूछ लिया जाता है कि गोरा और बादल का रानी पद्मिनी से कर्म से क्या संबंध है। तो गोरा ये आपके लगते थे रानी पद्मिनी के चाचा, और ये बादल लगता था भतीजा। तो इनका रानी पद्मिनी से क्या संबंध है? चाचा और भतीजा। क्या संबंध है? चाचा और। आदमी तुमको पता है कि जैसे वापस आते हैं, आने के बाद में, बारात आने के बाद में एक रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है, जिसमें आपके गुलाब जामुन, रसगुल्ले आदि की पार्टी चलती है, जीमड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जीमड़ा बनाया जाता है। यानी बारात को, किसको? यानी शादी के बाद में बारात को वर पक्ष द्वारा जो भोजन दिया जाता है, जो भोजन दिया जाता है बारातियों को, वो बडार कहलाता है। क्या कहलाता है? बडार। तो बडार का प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में सभी व्यक्ति बारी बारी से आके और राजा और रानी को क्या खिला रहे थे? गुलाब जामुन खिला रहे थे। तो उसी श्रृंखला के अंदर आपके जो नागमती का भाई था कौन सा? राघव चेतन, ये भी एक गुलाब जामुन लेके आता है, और किसको खिला देता है? रानी पद्मिनी को। अब जैसे रानी पद्मिनी से आपके गुलाब जामुन को खाती है, और खाने के बाद में भाई साहब एक ही रट लगा के बैठ जाती है। रट कौन सी? राघव चेतन, राघव चेतन, राघव चेतन। भाई साहब किधर भी जाए तो राघव चेतन, कुछ भी बोले तो राघव चेतन, अगर रतन सिंह की तरफ देखे तो राघव चेतन। भाई साहब रतन सिंह का दिमाग खराब। उसने देखा कि भाई साहब पहली बार ससुराल से किसको लेके आए हैं? रानी को लेके आए। बेहद सुंदर रानी है, और ये यहाँ पे आते क्या रट लगा रही है? राघव चेतन, राघव चेतन। ये तो बिल्कुल बावड़ी बात होगी। तो इसने देखा कि भाई साहब राघव चेतन ने जरूर कुछ ना कुछ कांड कर दिया है, तो राघव चेतन को बुलाया गया, और रतन सिंह जी ने बोला कि देख बात ऐसी है कि तूने जो कर दिया, जो तो कर दिया, मेरे को पता चल गया, लेकिन अगर जो कल सुबह से पहले, कल सुबह के बाद अगर तू मेरे को यहाँ पे दिख गया मेवाड़ में, तो तेरी खैर नहीं है, और अगर तू अपना भला चाहता है तो यहां से निकल जा। मेरे जो राज्य है मेवाड़ राज्य, इससे बाहर निकल जा। तो जैसे वैसा निकलने की बात आई, और इस निकलने वाली बात पे नाराज कौन हो गया? राघव चेतन। राघव चेतन ने प्यारे मित्रों ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनकी जो एक बहन थी कौन सी? आपकी नागमती, इसके साथ वैसा गलत हुआ था। ये चाहते थे कि मेरी बहन के ओनली कौन रहे? आपके ओनली वन रहे आपके कौन से? रावल रतन सिंह। जबकि इसकी बहन के एक और आ चुकी थी कौन सी? लोडी आ चुकी थी। उस लोडी का क्या नाम था? रानी पद्मिनी। इस कारण आपके राघव चेतन ने किस पे तंत्र विद्या की थी? आपकी
पद्मिनी पे। अब ऐसा होते ये जो राघव चेतन होता है प्यारे मित्रों, ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास? दिल्ली में चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन जानी मित्र होता है। क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन जानी मित्र होता है। यानी इधर आपके रतन सिंह का दुश्मन कौन सा? यानी दिल्ली में जो बैठा आपका कौन सा? दिल्ली में इधर आपका बेटा है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बेटा है? अलाउद्दीन खिलजी बेटा है। और इस अलाउद्दीन खिलजी के पास कौन चला गया? आपका राघव चेतन। कौन चला गया? राघव चेतन। अब जैसे राघव चेतन आपके अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भाई साहब आज सूरज किधर पश्चिम से उग गया क्या? यानी मेवाड़ वाले और दिल्ली के अंदर इम्पॉसिबल, कतई विश्वास नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि विश्वास करो और मैं आपके पास ही आया हूं। और बात ऐसी कि पहले तो ये बात बताओ कि आपके हालचाल क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि बहुत अच्छे हैं, अपनी जो हरम है इसमें कोई रानियों की, कोई बेगमों की कोई कमी नहीं है। और बात करें कि हरम में जो आपकी पासवाने होती है, जो रानियां होती, बेगमें होती है, और उनसे जो संतान प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? हरम से उत्पन्न होने वाली संतान। अगर लड़का है तो हरामजादा। क्या कहलाता है? हरामजादा। वो हरम से शब्द निकला मित्रों आपका। ठीक है। अब यहां से अपन बात करें कि अपने हरम में बेगमों की कोई कमी नहीं है, बढ़िया से जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इधर से राघव चेतन बोलता है कि भाई साहब बहुत दिक्कतें है। आपको पता नहीं है कि भाई साहब उधर तो आपके कौन, मेवाड़ के अंदर राव रतन सिंह दीपिका पादुकोण को लिया है भाई साहब। कहां से? सिंगल द्वीप से। इतनी सुंदर रानी लेके आया, रानी पद्मिनी, कि भाई साहब जब वो पानी पीती है ना, पानी, तो गले में से भाई साहब पानी दिख जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि क्या यार, सुबह सुबह चढ़ा उड़ा के तो नहीं आ गया, क्यों बावड़ा बना रहा सुबह सुबह? तो राघव चेतन ने बोला कि देखो बात ऐसी बावड़े बनाने वाली नहीं है, और वास्तव में जो यथार्थ सत्य है वही बता रहा हूं मैं। वो इतनी सुंदर है कि जब पानी पीती है तो गले में से दिखता है। तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि अगर ऐसा नहीं निकला तो राघव चेतन ने बोला कि मेरी क्या काट देना, मुंडी काट देना। अगर नहीं निकले ऐसी तो क्या कर देना? मुंडी काट देना। अब भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है किसके लिए? आक्रमण के लिए, चित्तौड़ पे आक्रमण के लिए। और बाहर आके घोषणा करवाता कि देखो बात ऐसी है कि मेरी एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त है। रतन सिंह को एक पैगाम भेजता है जिसमें बोलता है कि मेरी एक छोटी सी अपील है कि मैं रानी पद्मिनी का ओनली फॉर एक बार मुंडा देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? मुंडा देखना चाहता हूं। अगर आप मुंडा दिखा देते हो तो मैं बिना युद्ध किए वापस चला जाऊंगा। अब साहब इधर से रतन सिंह जी ने बोला कि ऐसे कैसे? अपनी जो राजपूती महिलाएं हैं इनका मुंडा अपन किसी को नहीं दिखाते हैं, तो इनको कैसे दिखा देंगे? भले मर जाएंगे लेकिन मुंडा नहीं दिखाएंगे। तो इधर से समझदारी किसने दिखाई? रानी पद्मिनी। पद्मिनी ने बोला कि देखो पीयू जी बात ऐसी कि वैसे भी मैं आपकी जीवन भर तो आपकी, एक बार अगर मेरा मुंह दिखाने से अगर पूरे साम्राज्य की रक्षा हो रही है तो इसमें कौन सी छोटी बात है? क्योंकि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। क्या करना? अपनी प्रजा की रक्षा करना। और अगर आप अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, अगर प्रजा की रक्षा हो रही है, अगर मेरा मुंडा दिखाने से हो रही है तो दिखा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे भी मैं तो जीवन पर आपकी। तो रतन सिंह जी ने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप ऐसी बात बता रहे हो तो बिल्कुल आपकी बात में अमल किया जाएगा। उधर से अलाउद्दीन खिलजी को बोला गया कि आ जाइए, आपको दर्शन करवा दिए जाए। अब रानी पद्मिनी को झरोखे के ऊपर खड़ा किया गया और खड़ा करके उसके सामने दर्पण लगाए गए। क्या लगाए गए? दर्पण लगाए गए। और उन दर्पणों में जो प्रतिबिंब बनता मित्रों, उस प्रतिबिंब को एक आपके पानी का जो कुंड होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? रिप्लेसमेंट किया जाता है। और उस पानी के कुंड में जो रानी पद्मिनी की जो आपकी तस्वीर बनती है, उस तस्वीर को दिखाया जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी इस तस्वीर को देखता है और देखते बोलता है माशाल्लाह। क्या बोलता है? सुभान अल्लाह। अगर मैं ऐसा मुजस्सफा नहीं देख पाता इस जीवन में तो मेरा इस धरती पे जन्म लेना क्या था? धिक्कार था। मैंने बहुत अच्छा काम किया जो आज दर्शन कर लिए किसके? रानी पद्मिनी। ठीक है। अब ऐसा होने के बाद में वैसा आपके राजस्थान में, अपने राजस्थान में से परंपरा है कि जब भी कोई मेहमान आते हैं तो आने के बाद में उनको वापिस अपन जो अपने घर की डेढ़ी होते हैं, डेढ़ी, उस डेढ़ी तक छोड़ के आते हैं। अब जैसे वैसा मेन गेट तक छोड़ने गए रतन सिंह जी, और इधर से वैसा खुरापति दिमाग वाला कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। उसने वैसा धक्का किसको दे दिया? बाहर रतन सिंह को धक्का दिया और बोल दिया कि वैसा गेट बंद करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उस रतन सिंह को बंदी बना के वैसा अलाउद्दीन खिलजी ले गया दिल्ली। कहां पे ले गया? दिल्ली। रतन सिंह को बोला कि चलो मैं तुमको भाई दिल्ली दिखा के लाता हूं। दिल्ली ले गया और ले जाने के बाद में इधर से वापस
रानी पद्मिनी के रतन सिंह का फोन लेके व्हाट्सएप पे क्या करता है, मैसेज करता है कि अगर रानी पद्मिनी तू यहां पे आना चाहती है, अगर तू यहां पे आके मेरे साथ हरम में रह जाती है तो मैं तुम्हारे हस्बैंड यानी तुम्हारे राहुल रतन सिंह को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और अगर यह शर्त मंजूर नहीं है तो आपके पति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो राजस्थान वाले वीरांगनाएं भाई साहब पति के लिए कुछ भी कर दे, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे एक बात और है, मैं अपने साथ में मेरी जितनी भी दासियां उनको भी कहां पे लेके आऊंगी, दिल्ली में लेके आऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी के भाई साहब मन में लड्डू फूट गए कि रानी जो आ रही है, बाकी राजस्थान की दासियां भी आ रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि डन डनाडन डन, आपको जो भी लाना है ले आना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पद्मिनी ने बोला कि एक बात और सुन ले, इतना बावड़ा मत बन, पहले बात तो सुन बुरी। बात ऐसी है कि ये जो दासी आएगी ये डोली में बैठ के आएगी और डोली को उठा के लेके आएंगे मेरे सैनिक। कौन लेके आएंगे, एक डोली को उठा के मेरे 4 सैनिक लेके आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि डन डनाडन डन, क्योंकि रानी पद्मिनी आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप किन्हीं भी आपके किन्हीं सैनिकों को लेके आओ और दासियों को लेके आओ, अपने को कोई एतराज नहीं है। एक बात और बोलती है कि किसी भी दासी का मुंडा नहीं देखने दूंगी। क्या देखने नहीं दूंगी, मुंडा, क्योंकि मैं राजस्थान में परंपरा है कि दूसरी महिलाओं के जो मुंह होते हैं वो दूसरे आदमी नहीं देख सकते, इसलिए मैं आपको मुंडा देखने नहीं दूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई आ जाओ। ऐसा होने के बाद में रानी पद्मिनी, बात करें मित्रों, रानी पद्मिनी अपनी जो दासियां होती है, दासियों को कुछ भी नहीं बिठाती है डोली में, और उन डोलियों में एक एक सैनिकों को दासी बना के बिठा देती है वेश बदल के। और प्रत्येक डोली पे भाई साहब आपके 4 सैनिक क्या लगा देती है, चारों तरफ लगाने के बाद में भाई साहब पता नहीं आपकी 100 200 300 डोलियां रवाना हो गई, किसके लिए, दिल्ली के लिए। अब जैसे दिल्ली के मुख्य दरवाजे पे जाते हैं और जाने के बाद में उधर से गेट खोले जाते हैं और सब प्रवेश किसमें कर जाते हैं, दिल्ली में। अब किले के अंदर जाने के बाद में भाई साहब उधर से बोलती है, कौन बोलता है कि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी से बोलती है कि देखो बात ऐसी है कि वैसे भी मैं कल से तो आपके पास हरम में रहने वाली हूं, मेरी लास्ट इच्छा है कि मैं आज की रात किसके साथ रहूं, मेरे हस्बैंड, मेरे जो पति है रतन सिंह के साथ रहूं। अब ऐसी बात बोलते भाई साहब इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, और प्लानिंग बना रखी थी कि प्लानिंग के मुताबिक आपके गोरा और बादल युद्ध करेंगे, और उस युद्ध के अंतर्गत जैसे ही उधर युद्ध चलेगा, इधर आपकी रानी पद्मिनी रतन सिंह को लेके वापस कहां पे आ जाएगी, चित्तौड़गढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो उधर से घमासान युद्ध होता है। और बात करें प्यारे मित्रों, जोरदार वाला युद्ध होता है कि इस युद्ध के अंदर आपके जो गोरा होते हैं यहां पे युद्ध करते करते क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शहीद। और उधर युद्ध चलता है, इधर से आपकी रानी पद्मिनी और रतन सिंह यहां से दिल्ली से निकल के कहां पे आ जाते हैं, वापस मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ में आ जाते हैं। ठीक है, आने के बाद में जो कुछ सैनिक बचते हैं उनके साथ में जो आपका बादल होता है, बादल ये वैसे सब सैनिकों के साथ में ये भी वापस पुनः कहां पे आ जाता है, मेवाड़ में आ जाता है। और इतना कुछ होने के बाद में प्यारे मित्रों यहां से अपन बात करें कि यहां पे बाद में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। और बात करें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है वो कब होता है प्यारे मित्रों, 26 अगस्त 1303। कब होता है, 26 अगस्त 1303। अब इतना कुछ होने के बाद में प्यारे मित्रों आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है ये किस पे, चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। यानी बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण और ये किया था 26 अगस्त 1303 को। ठीक है प्यारे मित्रों, अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है तो बेद घमासान क्या होता है मित्रों, युद्ध होता है। और इस युद्ध में भाई साहब आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या किया जाता है, चित्तौड़ में किया जाता है साका। क्या किया जाता है, साका। अब यहाँ पे जो आपका शब्द आ रहा है साका शब्द, ये 2 चीजों से कंप्लीट होता है मित्रों। कितनी से, 2 से कंप्लीट होता है। और 2 में बात करें कि साका में एक तो शामिल होता है आपका केसरिया, एक तो क्या शामिल होता है, केसरिया, एक आपका शामिल होता है जौहर। क्या होता है, जौहर। अब ऐसे बात करें कि केसरिया जो किया जाता है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा, पुरुषों द्वारा। और जो जौहर किया जाता है वो महिलाओं द्वारा। और यह घटना तब होती है मित्रों जब ऐसा लगता है कि युद्ध में
जो युद्ध कर रहे हैं सैनिक वो युद्ध हारने वाला है या कोई शासक हारने वाला। तो इसमें जो पुरुषों के द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी बांध के युद्ध किया जाता है, जिसमें पुरुषों का उद्देश्य होता है या तो खुद मर जाएंगे या अगले बंदे को मार देंगे, ठीक है। इसके बाद में जब युद्ध हारने की कगार आती है, उस समय जो वहां के राजा की जो रानियां होती है, वहां की जो महिलाएं होती है, वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, किसकी सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर करती है, और जौहर के लिए माध्यम बनाती है या तो अग्नि को, या तो अग्नि को या फिर जल को। किसको? अग्नि को या जल को अपना क्या बनाती है? माध्यम बनाती है। तो या तो अग्नि में कूद के या जल में कूद के अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। और ये किस लिए करती है? राजस्थान की महिलाएं ये अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए? सतीत्व की रक्षा करने के लिए ऐसा कार्य करती थी। ठीक है मित्रों, यानी बात करें कि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में साका होता है, साके में आपके केसरिया और जौहर शामिल होता है। ठीक है, अब यहां से बात करें अपन कि साका कब होता है? 26 अगस्त 1303। और इस साके के अंदर जो आपके केसरिया किया जाता है, केसरिया वो किया जाता है किसके द्वारा? रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और बात करें यहां पे किनके सेनापति आते हैं? 2 सेनापति। कितने सेनापति? 2 सेनापति आते हैं, जिनका क्या क्या नाम है? गोरा और बादल, गौरा और बादल। ठीक है, अब यहां से बात करें कि जौहर किसने किया? जौहर, तो जौहर की बात करें तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। और बात करें कि कितनी रानियों ने? 1600 रानियों ने। कितनी रानियों ने? 1600 रानियों ने आग में कूदकर, किसमें? आग में कूदकर क्या कर लिया? जौहर कर लिया। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा अग्नि जौहर कहां पे हुआ? तो चित्तौड़गढ़ में। कितनी रानियों के साथ? 1600 रानियों के साथ। किसने किया? रानी पद्मिनी ने। अब जैसे इतना सारा मामला होता है, होने के बाद में मित्रों यहां से बात ऐसी आती है कि अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है चित्तौड़ को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गढ़ के अंदर जाता है तो जितनी भी राजपूत महिलाएं थी वो आपकी अग्नि में जौहर कर चुकी थी। क्या कर चुकी थी? अग्नि में जौहर कर चुकी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि वैसा अपन ने इतना कुछ बखेड़ा कर दिया लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। क्या नहीं लगा? हाथ में कुछ नहीं लगा। इसके बाद में क्या होता कि जैसे ये घटना खत्म होती है, होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार किस पे हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी अधिकार कर लेता है किस पे? चित्तौड़गढ़ पे। किस पे कर लेता है? चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लेता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार करके और चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करता है। क्या करता है? चित्तौड़ का नाम चेंज करता है। और नाम क्या करता है आपका? खिजराबाद। क्या करता है? नाम करता है मित्रों आपका कौन सा? खिजराबाद। ठीक है, अब यहां से बात करें कि जैसे इन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया और खिजराबाद करके चित्तौड़ का जो प्रशासक है, चित्तौड़ का प्रशासक, वो अपने पुत्र खिजर खां को बना देता है। किसको? अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक बना देता। लेकिन भाई साहब ये राजकुमार कहां का? दिल्ली में पला, दिल्ली में बड़ा हुआ, दिल्ली में खेला कूदा, दिल्ली में घूमा, दिल्ली की गलियों में घूमा। तो वैसा पापा छोड़ गए इसको किधर? राजस्थान के अंदर। किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। अब ऐसा भी जीवड़ेगा, इधर मन नहीं लगे। इसने देखे कि भाई साहब पापा गजब के पसा के चले गए इधर मेवाड़ के अंदर। अब न तो इसका मन लगे, न इसकी कोई जान पहचान इधर। तो इसने देखा कि भाई साहब मैं बोर हो चुका हूं इधर से। खिजर का क्या सोचता है कि मैं इधर से बोर हो चुका और मेरे को वापस कहां पे जाना? दिल्ली जाना। कहां पे जाना? दिल्ली। तो इसके दूर के कोई छोटे मोटे दोस्त थे भाई। क्या थे? दूर के छोटे मोटे दोस्त थे। और इन दोस्तों का नाम था, यानी 2 दोस्त थे जो किधर थे, यानी जालोर दुर्ग के प्रशासक बने हुए थे। किसके? जालोर दुर्ग में थे, जालोर दुर्ग। और बात करें कि जालोर दुर्ग का जो उस समय प्रशासक हुआ करता था आपका प्रशासक, और एक इसमें जो व्यक्ति था वो जालोर दुर्ग का कौन सा? किलेदार। किलेदार। ठीक है, तो इस जालोर दुर्ग का जो आपका प्रशासक था मित्रों इस समय तत्कालीन समय में वो मुच्छाला मालदेव सोनगरा था। कौन सा था? मुच्छाला मालदेव सोनगरा। मुच्छाला मालदेव सोनगरा, मुच्छाला मालदेव सोनगरा। और इधर जो किलेदार था आपका वो किलेदार कौन सा मित्रों? आपका बनवीर सोनगरा। कौन सा? बनवीर सोनगरा, बनवीर सोनगरा। तो इधर से आपके किसने? खिजर खां ने डायरेक्ट मिस कॉल किया और मिस कॉल के बाद में कॉल ही कर दिया कि भाई देखो बात ऐसी है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो दोस्त होने के नाते मैं तुमको कुछ फायदा देके जा रहा हूं। और ये जो चित्तौड़गढ़ का किला, किसका किला? ये जो तुम्हारा पूरा चित्तौड़गढ़ का किला है इसको तुम ही संभालो भाई।
क्या करो, इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को तुम ही संभालो। तो खिजर का इस दुर्ग को किसको सौंप के चला गया, यानी इसका प्रशासक तो किसे बना दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, मुच्छाला मालदेव सोनगरा को, और इसका किलेदार किसे बना दिया, बनवीर सोनगरा को। बात का ध्यान रखना मित्रों, है ना, ध्यान रखना इस बात का। जब अपन आगे बढ़ेंगे अगले राजा, उस समय आपका बनवीर का एक बार पुनः नाम आएगा। किस बनवीर को मार के एक यहां पे राजा क्या करेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे पुनः क्या करेगा, अधिकार करेगा। ठीक है, यानी बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार किया, अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ का नाम चेंज करके खिजराबाद कर दिया, और यहां पे अपने पुत्र को प्रशासक बना दिया, कौन से को, खिजर का को। लेकिन खिजर का क्या हो चुका था, यहां से परेशान हो चुका था, तो यहाँ पे अपने दो दोस्त थे, जालौर दुर्ग के प्रशासक बने हुए थे, जालौर दुर्ग के अंदर थे, जिनका क्या क्या नाम था, प्रशासक का नाम था मुच्छाला मालदेव सोनगरा, और किलेदार कौन था, बनवीर सोनगरा। इन दोनों को कहां पे नियुक्त कर देता है, चित्तौड़गढ़ के किले पे नियुक्त कर देता। इस प्रकार करके कुछ बातें अपन ने किसके बारे में की है, आपके रावल रतन सिंह के बारे में। ओके मित्रों, चलो अब यहीं से थोड़ी सी बात कर लेते हैं साखों की, किसकी, साखों की। अब यहीं से मित्रों अपन साखों के अंदर एक चीज आती है आपका कौन सा, जोहर। तो जोहर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जोहर, और जोहर किनके द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। और अभी अपन ने लेटेस्ट देखा है कि जोहर के अंदर आपका अग्नि जोहर, कौन सा सबसे बड़ा अग्नि जोहर है, वो कहां पे हुआ, चित्तौड़गढ़ में। किसके नेतृत्व में हुआ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। और कितनी रानियां थी, 1600 रानियों के साथ। कितनी रानियां, 1600 रानियों के साथ। अब ऐसे बात कर लो, जल जोहर, कौन सा, जल जोहर। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, और ये हुआ था आपके रणथंभौर दुर्ग में। किसमें, रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग कहां पे पड़ता है, सवाई माधोपुर। ये किसके समय हुआ था, यानी इस समय यहाँ का जो शासक था, शासक वो कौन था, हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। और बात करें कि हमीरदेव चौहान की जो रानी थी, रानी उसका नाम था रंग देवी, कौन सी, रंग देवी। और बात करें कि इसकी जो पुत्री थी, पुत्री पद्मला, पुत्री कौन सी, पद्मला। तो आपके हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी और इनकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में रणथंभौर में क्या होता है, आपका जल जोहर होता है। क्या होता है, जल जोहर। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों आज अपन ने बात की है किसके बारे में, यानी रावल रतन सिंह के बारे में। और आशा और उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर मित्रों जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मित्रों आप तैयारी करना चाहते हो पशु परिचर की बेस्ट शानदार वाले, तो सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी में आपका जो ऑफलाइन बैच है, सेकंड ऑफलाइन बैच ये स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी अपने साथीगण तैयारी करने की इच्छुक हो वो एक बार सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी में जरूर पधारे। आप सब मित्रों का मोस्ट वेलकम है सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी में। धन्यवाद मित्रों।